मैं अनिल भाई आपके पास इसलिए आया क्योंकि आप सब लोगों की शुरुआत आपने की थी, तो जरा आज हम सब लोगों की जो बात है उसको भी एक जगह समेट की जरा बताइएगा। लेकिन मैं एक चीज उसमें कह दूं, पीके का भी सुर थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि पीके एक समय जब 2024 का इलेक्शन था तो कितने ओवरड्राइव में आ गए थे, वो कितना एनडीए को आगे बता रहे थे, और वो लक्ष्य बिल्कुल साफ लग रहा था कि वो बीजेपी की खुल के बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इधर मैंने देखा कि पीके को भी लग रहा है कि भैया बिहार में रहना है, इतने दिन से घूम रहे हैं, तो वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि नहीं अगर 10 आ जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा, या तो मेरी पूरी क्लियर मेजोरिटी आएगी, या कुछ कुछ अजीब। कल जब एक पत्रकार ने पूछा कि नहीं 30 40 50 अगर आ गए और आप किंग मेकर रहे तो क्या, तो कहे कि नहीं नहीं तब तो मैं सबसे कहूंगा जैसे जिसको जाना हो। उनको पता है कि अगर इस तरह की स्थिति हुई तो उनकी कोई पार्टी बचेगी ही नहीं, क्योंकि चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, सब भाग जाएंगे इधर उधर। लेकिन पीके ने एक काम ऐसा कर दिया है, वो मालूम नहीं गलती से उनसे हुआ है, उसके लिए उनको डांट पड़ेगी या उन्होंने जानबूझ के किया है। उन्होंने 3 लोगों को बहुत टारगेटेड करके लगातार उन पे हमला कर रहे हैं। जैसे पहले वो नीतीश पे का हमला बहुत करते थे, तेजस्वी पे बहुत हमला करते थे, राहुल गांधी पे हमला करते थे। अभी उन्होंने दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनको टारगेट किया हुआ है, और जगह जगह उनका जो किशनगंज में उन्होंने माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को बताया कि कैसे कैसे बेईमानी करके इसने कब्जा किया है, और ये डिटेल बताते हैं। दूसरा, वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैं उनके पिताजी से लेके अभी तक के उनके पूरी हिस्ट्री बताते हैं, और बताते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी नकली है या उसमें फ्रॉड किया है। और तीसरा, वो जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको टारगेट करते हैं, और उनको टारगेट करके बताते हैं कि कैसे एम्बुलेंस घोटाला में इन्होंने बेईमानी की है। तो पीके भी इस समय या तो हवा का रुख देख के या किन कारणों से, जरा पीके के भी हमारे बहुत से दर्शक भी चाह रहे थे उस पर भी करिएगा। और ओवरऑल अब एनडीए की बड़ी याद आने लगी, और इसमें फायदा यह हुआ कि जैसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश जी जो पिछली बार ज्यादा सीटें लड़े थे, इस बार नीतीश जी और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो अनिल भाई ये ओवरऑल हो क्या रहा है? नहीं नहीं, देखिए ये तो पहले एनडीए पर आते हैं। एनडीए ये जो वोट चोरी यात्रा है उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को हुआ, और उसका जेडीयू को, मतलब एनडीए के अगर हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सबसे कम नुकसान या समझे सबसे फायदा जेडीयू को हुआ। जेडीयू को इस बार वो बहुत कम सीट देना चाहते थे और करीब करीब मार्जिनलाइज कर दिया था। चिराग पासवान वगैरह सबको लाकर के सामने इस तरह से स्थिति बना दी थी कि नीतीश के पास बार्गेनिंग पावर एकदम खत्म हो गई थी। ये वोट चोरी यात्रा से वो बच गए। ये कम से कम राहुल गांधी की यात्रा से, और बाकी फायदे तो अपन नुकसान के बारे में अलग आकलन करेंगे। लेकिन एक हुआ कि बीजेपी को एनडीए के अंदर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। एनडीए के अंदर जो उनकी जो स्पीड में चल रही थी कि वो एनडीए को बाकी को खत्म करके खुद एनडीए बन जाए अकेले, वो उनका मामला खत्म हो गया। अब वो जेडीयू के ही नेतृत्व में उनको चुनाव लड़ना है, ये पक्का हो गया। दूसरा, इससे एक और बात जाहिर हुई कि बीजेपी की जो कोशिश थी कि बिहार के सोशल इक्वेशन पर कब्जा करने की, और जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश ने बनाई थी अति पिछड़ों की, महादलितों की, और ये क्या कहते हैं औरतों महिलाओं की, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके पास नहीं आ पाया। ये इसी का मतलब ये दिखाता है कि जो बीजेपी मतलब तैयार हो गई कि हम 1 सीट ज्यादा देंगे आपको, 102 सीट आप लड़ो, 101 हम लड़ेंगे। ये बातें अभी पक्की नहीं है, ये तो सूत्रों के हवाले से है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए कि इस दिशा में अगर वो कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन ये है कि सोशल इक्वेशन जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि नीतीश को खत्म करके कब्जा कर ले, वो उनके कब्जे में नहीं आया, और वो उसमें अब कांग्रेस घुस गई है, सीपीआईएमएल और आरजेडी उन्होंने इनरोड बना लिए हैं। तो उनको सेफ यही लग रहा है कि नीतीश को ही आगे रख के लड़े, ताकि वो कम से कम पॉसिबली संभवतः वो इसको बचा लेंगे। तो ये एक तो 2 चीजें हो गई, एक तो जेडीयू बच गई है, दूसरा कि पता चल गया कि बीजेपी को सोशल इक्वेशन पर कब्जा नहीं रह पाया। ये राहुल गांधी ने चुनाव के पहले
कम से कम राहुल गांधी, तेजस्वी या दीपंकर, जो भी सारे नेता हैं, उन्होंने ये तो पक्का कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है चुनाव पे। ये इसको हम अभी चुनाव आयोग के से अलग करके, अगर चुनाव ये मान के चल रहे हैं कि धांधली वगैरह अगर मिनिमम हुई, तो अगर इक्वेशन हुआ, तो ये इक्वेशन उनके कब्जे में आ गया है। मतलब यूपीए, मतलब जो महागठबंधन है, और जो फाइट है उसमें अब नीतीश जो है एक फैक्टर बन गए हैं। ये नीतीश का पहले से पुराना 20 साल से वो यही करते आए हैं कि 20 साल से वो एक बफर का काम करते आए हैं। बीजेपी और इसमें फाइट हुई तो 20 से निकल जाने वाला जो एक होता है वो बंदा, वो उन्होंने कर लिया है। तो एक हो गया। दूसरा है क्या कि लेकिन आप इसको लिटरली मत लीजिए। लिटरली मत लीजिए इसीलिए कि जो महाराष्ट्र मॉडल अमित शाह ने बनाया था कि अपने कैंडिडेट्स को दूसरे के पार्टी से लड़वाया था। एक नाथ शिंदे की पार्टी से नारायण राणे का बेटा लड़ा। उसके बाद जो है उन्होंने बकायदा 12 सीटें एक नाथ शिंदे की पार्टी से, और 5 सीटें या शायद कुछ इतनी ही सीटें उन्होंने अजीत पवार की पार्टी में। बकायदा बीजेपी का कैंडिडेट लड़ेगा और ओपनली करके किया था ये क्या कहते हैं ये पिछले इलेक्शंस में। तो वो जो है वही मॉडल यहाँ वो अख्तियार कर रहे हैं कि वो जो है इसको चिराग पासवान को 20 और 20 हम जीतन राम मांझी को वो जो दे रहे हैं, और 10-10 जो है उपेंद्र कुशवाहा, और वो ये जीतन राम मांझी को 10-10 और उपेंद्र कुशवाहा को 20 चिराग पासवान को। तो ये जो वो कर रहे हैं, तो ये वो वही करेंगे कि सारे कैंडिडेट्स, मतलब हाँ, जैसे जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी का बेटा, ये दोनों खड़े हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा का एक आध कोई अपना आदमी, ये खड़े हो जाएंगे। बाकी सब बीजेपी का आदमी लड़ेगा। इसी तरह चिराग पासवान के परिवार के 2-4 लोग जो हैं वो उनको टिकट मिल जाएगा। बाकी चिराग पासवान का सारा कैंडिडेट वो बीजेपी करेगी। तो बीजेपी अंततः जो लड़ेगी वो मेरा अंदाजा है कि 130 सीट 125 से 130 सीट पर लड़ेगी। सिंबल दूसरे का रहेगा। तो ये मतलब आंख में धूल झोंकने का। लेकिन ये भी वो कर रही है कि ज्यादा हम नहीं लेंगे सीट और ज्यादा जेडीयू को। ये इसको आप मान के चलिए कि उन्होंने मान लिया है कि हम जो है ड्राइविंग सीट पर नहीं रह सकते। तो ये इक्वेशन है। अब जो है जहां तक ये क्या कहते हैं महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन ने जबरदस्त, मतलब राहुल गांधी, एक और जो नेशनल सीन पर मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूं, वो इसको नेशनली देखिए कि देश भर में एक ही आदमी चुनाव लड़ रहा था। जैसे कृष्ण जी जो है पूरा महाभारत लड़ रहे थे, ऐसा आख्यान है ना, कि जब कहा, उन्होंने कहा कि देखा, अरे अर्जुन को उन्होंने दिखाया शायद दिव्य, ये कहानी है, अब हमको याद नहीं है कि हमने कहाँ पढ़ा है या कहाँ सुना है। तो उन्होंने देखा, उसने देखा क्या करे, ये तो हर जगह कृष्ण जी ही लड़ रहे हैं सब जगह। मतलब जितना पूरा महाभारत है उसमें कोई जो युद्ध कर ही नहीं रहा, कि कृष्ण जी युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा ही कृष्ण जी टाइप का हो गया था मोदी जी का, कि महापालिका से लेकर के क्या कहते हैं लोकसभा तक, मतलब मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे थे। वो जो है ध्वस्त कर दिया। स्टालिन जाकर के, आपने सही कहा, नॉर्थ इंडिया में स्टालिन जा रहा है, लोग उसको तालियां बजा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। अब ये जो है, ये दृश्य है कि देश में एक नई मतलब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है, जिसमें कि एक आदमी जो है लीडर नहीं रहेगा किसी भी पार्टी में या किसी भी गठबंधन में। उसमें जैसे था ना कि एनडीए में, एनडीए क्या, बीजेपी में भी मोदी छोड़ के कौन सा, मतलब अमित शाह तो को लोग मान के ही चल रहे हैं। क्या हमारे यहाँ कहते हैं लटक, उसको बोलते हैं। तो लटक टाइप का उनका मामला था। तो वो लटक जो है वो नहीं, अकेले मोदी जी जो चल रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ स्टालिन है, तेजस्वी और ये सब तो है ही लोकल लेवल पे, लेकिन नेशनल लेवल पे भी ये स्टालिन और क्या कहते हैं दूसरे नेता आ रहे हैं, अखिलेश हैं, या सबके नाम आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक काम किया कि सिर्फ अपनी पार्टी में नहीं, और अपनी पार्टी में तो अनकंटेस्टेड लीडर है ही,
लेकिन बाहर में भी एक फेडरलिज्म जो है, इसकी आप चर्चा कर रहे थे, एक फेडरलिज्म को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है पॉलिटिकली। ये भी एक तरह का समझिए कि पॉलिटिकल चेंज है, इस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी तक आदत लग गई थी इस तरह की कि जहाँ चल रहा है कुछ चैनल देखे तो मतलब क्या कहते हैं, बटन दबाते हुए वंदे भारत का भी मोदी जी ही, और उसके बाद जो है सुपरसोनिक जेट का भी जो है चलाते हुए मोदी जी ही। ये जो कंट्रास्ट, मतलब ये जो सोलो गेम चल रहा था, और एक ही आदमी गीत भी गा रहा है, वही ड्रम बजा रहा है, मतलब वो जो इस तरह का जो दृश्य था, वो दृश्य अब चेंज हो रहा है। ये एक इट्स बिग थिंग। क्योंकि और वो ये नहीं है कि प्रायोजित है, उसमें ये नहीं है कि चैनल को जो चैनल भी प्रायोजित है, उसके बाद मतलब दिखने वाला, दिखाने वाला और ताली बजाने वाला, वो सब जो है भाड़े पर आया हुआ, ये भी नहीं है। लोग स्वतः स्फूर्त है, डेमोक्रेसी को रिवाइव किया है। ये क्या कहते हैं, अब है क्या कि इंस्टीट्यूशंस है। तो इंस्टीट्यूशंस का लास्ट पॉइंट में अब ये रख रहा हूं, वो इंस्टीट्यूशंस का ऐसा लास्ट पॉइंट है कि आप एक बात आप समझ लीजिए कि ये रंजन गोगोई और क्या कहते हैं एम.आर. शाह और जितना जितना बेनिफिशियरीज है, क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या कहते हैं जो मैं करप्शन कहूं कि नहीं मालूम नहीं मुझको, राय जी बैठे हुए हैं, राय साहब के सामने मैं वो क्यों कहूं, मतलब वही बोले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कोर्ट का जो हालत है, और वो आदमी जो खुद बैठ गया अपने अपने छिछोरेपन का फैसला खुद ही बैठ गया जज बनकर करने के लिए, वो आदमी आज जो बता रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहते हैं ये करने के लिए, और जाकर राज्यसभा में बैठ गया, सदाशिवम बैठ गया, उसका सिकरी है वो 2019 में रिटायर हुआ, उसी साल वो सिंगापुर में जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट में बैठ गया। ये सारे बेईमान जो है जस्टिस जो है, वो जस्टिस के बाद जुडिशरी के सैंक्टिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हाल इंस्टीट्यूशंस का है। एक कमिटेड बेईमान लोगों की एक कमिटेड फौज बनाई है 11 साल में मोदी सरकार ने, जो कि इंस्टीट्यूशंस में हर जगह बैठा हुआ है या रिटायर हो गया है। तो ये इससे आप फाइट कैसे करेंगे, ये अभी तक हमको इसके बारे में समझ नहीं आया। ज्ञानेश कुमार अभी भी वही करने वाले हैं, क्योंकि 65 लाख लोगों का कुछ नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी यात्रा निकल गई, सुप्रीम कोर्ट में इतनी सुनवाई हो गई, इतने जजमेंट्स हो गए, इंटरिम ऑर्डर्स हो गए, लेकिन कोई जो है 65 लाख लोगों का क्या हुआ है ये हमको पता नहीं है। उनमें कुछ किसी का कुछ नहीं हुआ है अभी तक, और अभी तक ये नहीं बताया है। आज लवासा ने भी पूछा है, किसी लेख में मैं देख रहा था उनको, उसने भी पूछा है कि भाई ये तो बताना ही पड़ेगा कि जो आप जिसको कह रहे हो कि माइग्रेट कर गए, तो किसने बताया माइग्रेट कर गए, उसका प्रूफ क्या है, और बीएलओ क्यों लिखा नॉट रिकमेंडेड, इसका कोई आधार क्या है, तो तो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह आप मर गया तो लोग तो अपने नहीं बताया आकर के कि हम मर गए, तो मर गए तो बीएलओ बोल दिया कि ये मर गए, तो बीएलओ को बोलने से तो होगा नहीं। मर गए तो उसके लिए कोई सबूत चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट, परिवार के लोगों ने उसको दिया सर्टिफिकेट मरने का, या वो बीएलओ जो है कहीं से लेकर के आया है। तो ये सब बहुत सारी अनुत्तरित प्रश्न है। अब लास्ट एक पीके के बारे में आपने पूछा, पीके जो है, पीके का को पता चल गया जब बहुत यात्रा निकाली और बहुत पैसा खर्च करके, हर एक यात्रा में इतने पैसे खर्च किए। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि लाखों रुपया कहाँ से ला रहा है, और मुझको जानकारी है कि उन्होंने कैसे कैसे नेता, मतलब ड्रॉप आउट्स जो थे पॉलिटिक्स के, एकेडमिक्स मतलब इंस्टीट्यूशंस के, उन लोगों को कैसे कैसे हायर किया, वो सब भी भाग गए। उसमें से कुछ लोग अब कांग्रेस के मंच पर विराजमान हो गए हैं, हम अपने मित्र लोग हैं। तो ये जो है वो भी मैं देख रहा हूँ। तो जब देख लिया सारा खेल जो है, तो उनको वो लेकिन अभी भी फर्जीगिरी कर रहे हैं। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो नीतीश और बीजेपी के खिलाफ है, ताकि थोड़ा सा वोट काटने का कैपेसिटी उनकी बची रहे। लेकिन ये उनकी स्ट्रेटजी एकदम साफ है। पहले भी वो वही करना चाह रहे थे, पहले उनका अंदाज अलग था। पहले वो देख रहे थे कि नीतीश पर, अभी देखा उन्होंने कि ये जो हुआ है वोट चोरी यात्रा, उसमें नीतीश टारगेट है नहीं, तो अब टारगेट है बीजेपी।
तो वो उनके पास कोई उपाय ही नहीं था कि बीजेपी को टारगेट करें, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी क्या कहते हैं सेंटिमेंट है, उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब कितना परसेंट नहीं, 0 पॉइंट समथिंग वगैरह, वो भी वो ले, इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी बदली हुई आपको दिख रही है। बाकी उनके इंटेंट में और उनके जो क्या कहते हैं उनकी इंटेग्रिटी में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, वो वही है जहां थे। जी जी।